नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। 1.5 साल तक सेल बीएसपी ने खूब माथापच्ची की पेंशन गणना करते रहे, लेकिन अब तक मिला कुछ भी नहीं। दोस्तों, इसको लेकर ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, ईपीएफओ और सरकार ध्यान दे कम पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन वाले पेंशन भोगियों पर, क्योंकि ये लौट कर आएंगी नहीं। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों, पेंशनर्स महासंघ का दबाव लाया रंग, दीप गुप्ता के पेंशन प्रकरण पर हुआ निराकरण। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं ईपीएस 95 पेंशन पर ताजा खबर है, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर बढ़ाएं पेंशन योग्य वेतन की सीमा। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करने वाले हैं, मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा गिफ्ट। इस महीने के यहाँ पर जो है मिलने वाला है 55% हो जाएगा आप सभी का महंगाई भत्ता। तो कौन से महीने से आप सभी का 55% महंगाई भत्ता हो जाएगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, पहली और बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ी खबर है। 1.5 साल तक सेल और बीएसपी में खूब माथापच्ची की पेंशन की गणना करते रहे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला है। इसको लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठ रहा है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बेचैनी कम नहीं हो रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी इतने नाराज हो गए हैं कि अब तिल मिलाए हुए शब्दों का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा भी नहीं जा सकता है। दोस्तों, ईपीएस 95 उच्च पेंशनर्स और ईपीएफओ को लेकर कर्मचारी लगातार यूनियन नेताओं से सवाल दाग रहे हैं। सेल के सभी भिलाई स्टील प्रांत के पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सेट्टू कार्यालय से पिछले ही दिनों में बम्पर तरीकों से पेंशन की गणना की गई। पूर्व और वर्तमान कर्मचारी अधिकारियों की मदद में फ्री सेवा भी दी गई। गणित के कमजोर और फॉर्मूले में उलझाने वाले कार्मिकों को यहां पर काफी राहत मिली। सुबह से शाम तक सेट्टू के शांत कुमार ने नेतृत्व में अभियान चलता रहा। करीब 1.5 साल तक उच्च पेंशन की प्रक्रिया भिलाई स्टील प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी भी जूझते रहे। सीजीएम स्तर के अधिकारी भी कुछ पीछे नहीं रहे थे। अब पेंशन को लेकर कर्मचारियों की तरफ से लगातार सवाल यूनियन नेताओं से किए जा रहे हैं। सेट्टू उपाध्यक्ष डीवीएस रेड्डी ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ पर भड़के हुए कहा कि कमबख्तों ने 1.5 साल तक सबसे खूब माथापच्ची करवाया, अब तक मिला कुछ भी नहीं। सुबह से शाम तक कोई पाई का हिसाब लगाता रहा, रिजल्ट के रूप में सब शून्य ही नजर आ रहा है। ईपीएफओ की ढिलाई का सवाल जन्म देती है कई सवालों को, और सेल के सबसे पहले स्तर पर ज्वाइंट ऑप्शन भरवाया गया। इसके बाद ईपीएफओ ने प्रक्रिया खारिज कर दोबारा फॉर्म भरवाया गया। वहीं पेंशन की गणना कराने वाले सभी शामिल सेट्टू के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद द्विवेदी माथा पकड़ बैठे हैं। इस पर बात चिंता की थी। बीएसपी के रिटायर्ड पूर्व अधिकारी और कर्मचारियों को आखिर राहत कब मिलेगी? ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने, पैसा जमा करने, भिलाई स्टील प्लांट और ईपीएफओ के कार्यालय पर चक्कर लगाने वाले लोगों की तकलीफ का एहसास ईपीएफओ को क्यों नहीं हो रहा है? इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सरकार ध्यान दे कम पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन वाले पेंशन भोगियों पर, क्योंकि ये लौट कर आएंगी नहीं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगी एक बार फिर से पेंशन भोगियों की मन की बात आपके सामने है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से 7500 रुपए होगी या फिर नहीं होगी? सरकार और ईपीएफओ पेंशनर्स की बात क्यों नहीं सुन रहा है? आखिर कहां हुआ रोड़ा अटका हुआ है? तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की तरफ से कुछ न कुछ बातें सामने आती रहती है। अब पेंशनर्स ने भी कहना शुरू कर दिया है कि सोशल मीडिया पर एक पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई ने चौड़ियाल मुझको यहां पर संबोधित करके एक पोस्ट किया। पोस्ट में उल्लेखन किया गया कि सरकार कहती है ईपीएस पर पारिभाषिक योगदान और पारिभाषित पेंशन योजना है, जहां पेंशन फंड का योगदान और स्वास्थ्य पेंशन के लिए एकमात्र मानदंड है। इस पर पेंशनर्स ने कहा है कि मैं नहीं कह सकता कि सरकार 100% गलत है। सरकार से मेरी एकमात्र इच्छा दबने समय साथ ईपीएस आकांक्षाओं को पूरा करने के योग्य फिर से तैयार करना है। साथ ही कम पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा वाले पुराने पेंशन भोगियों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। एक पेंशनर्स जस्टिस स्टेम्बली ने इस पर कमेंट किया कि हाँ सर सही है, कहा कि
75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को कम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन में और कम सेवा मिलती है। सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और भगवान मदद करेगा। साथ ही दोस्तों पेंशन संशोधन की सामने बात आई है। पेंशन के एन सावंत ने लिखा कि दोस्तों इस प्रकार की पेंशन योजना ईपीएस पेंशन का क्या उद्देश्य है, इसका सम्मान किया जाता है, इसके लिए हम पेंशन संशोधन रोकने के अलावा कुछ भी पूरा नहीं करवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशनर्स महासंघ का दबाव लाया रंग, दीप गुप्ता के पेंशनर्स प्रकरण पर हुआ निराकरण। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जदलपुर में यहाँ पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के दबाव तथा दीप गुप्ता के पेंशनर प्रकरण पर निराकरण हुआ है। कार्यालय संयुक्त संचालक कोष लेखा और पेंशन को पीपीओ जारी हुआ है, जिससे अब दीपा गुप्ता ने यहाँ पर पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। यहाँ पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ बस्तर संभाग के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मंत्री रामनारायण ताठी के प्रेस में जारी बयान में कही, विभागीय लापरवाही के कारण दीपा गुप्ता के पति का नाम पेंशन प्रकरण से देवेंद्र कुमार गुप्ता के स्थान पर देवेंद्र गुप्ता अंकित किया गया, जिससे दोस्तों 31 दिसंबर 2023 को कांकेर के महात्मा गांधी वार्ड से सेवानिवृत्त दीपक गुप्ता को पेंशन से नहीं मिल रहा था। संगठन के दबाव के बाद त्रुटि सुधार किया गया और कोष लेखा पेंशनर्स कार्यालय ने पीपीओपी जारी कर दिया, जिससे दीप गुप्ता को पेंशन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया और विगत दिनों में पेंशनर्स के विभिन्न मामलों को लेकर प्रतिनिधि मंडल द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा और पेंशन से भेंट कर लंबित पेंशन प्रकरणों में अवगत करवाया। भेंट के दौरान संयुक्त संचालक कमलेश रास्तव ने लंबित प्रकरणों की आकांक्षा हाल भी जिक्र करते हुए पीपीएफ की द्वितीय प्रति जारी करने को यहाँ पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और संचालन से अनुमति के बाद अति शीघ्र पीपीओ की द्वितीय प्रति जारी की जाए। इसके बारे में दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ताजा खबर है, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर बढ़ाएं पेंशन योग्य वेतन सीमा। जी दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक और बड़ा बयान सामने आ चुका है। रामकृष्ण पिल्लाई के फेसबुक वॉल पे लिया गया यह पोस्ट काफी ज्ञानवर्धक है। इस पोस्ट में काफी ईपीएस 95 पेंशनर्स ने टिप्पणी का उत्तर दिया है। योजना का कारण और उद्देश्य भी बताया गया है। ईपीएफ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजना है। उद्देश्य के लिए ईपीएफ विधि अधिनियम 1952 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। दोस्तों हालांकि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफ निकाल लिया और नियमित आय उत्पन्न करने के लिए निवेश करने की बजाय कई उद्देश्यों पर खर्च किए गए। इसलिए 1995 में सरकार ने ईपीएस और ईपीएफ राशि का एक हिस्सा निकाला। पेंशन योग्य वेतन 8.33% है और अधिकतम रुपए 5,000, 6,500 और 15,000 जैसे मामले हो तो आपकी पेंशन फंड में आपके योगदान पर दोस्तों निर्भर करती है। वहीं दोस्तों सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की पेंशन की तुलना में कर्मचारियों की उम्मीदें अधिक। जी दोस्तों वैसे तो ईपीएस 95 पेंशनर्स बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, सांसद, विधायक, मंत्रियों की पेंशन आदि की तुलना में कर्मचारियों की उम्मीदें अधिक है। वे भूल जाते हैं कि उन्हें सेवानिवृत्ति के समय शेष ईपीएस राशि मिलती थी। वे नियमित आय उत्पन्न करने के लिए उसे डाकघर, एमएमएस या फिर वरिष्ठ नागरिकों के जमा आदि में निवेश कर सकते थे। सरकार को श्रमिक वर्ग की बढ़ी हुई अपेक्षा को पूरा करने के लिए योजना को फिर से तैयार करना चाहिए। उस उद्देश्य से बढ़ी हुई मजदूरी और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। वही दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने दिया बड़ा गिफ्ट। इस महीने से 55% हो जाएगा आप सभी का महंगाई भत्ता। जी दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी आई है। जुलाई 2024 में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ने जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई में दोस्तों यहाँ पर 4% की बढ़ोतरी होने जा रही है। केंद्र सरकार साल में 2 बार यहाँ पर महंगाई भत्ते को बढ़ाती है। उम्मीद है कि महंगाई भत्ता देखते हुए इस बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़कर 5% हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह जनवरी 2024 से प्रभावी है। महंगाई भत्ते की अगली बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी, लेकिन मंजूरी का समय सितंबर में हो सकता है। पिछले साल के रिकॉर्ड को देखते हुए सरकार इस महंगाई भत्ते में सितंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन इसकी भी घोषणा सरकार ने मार्च में की थी। तो दोस्तों जुलाई का जो महंगाई भत्ता है वो आप सभी को 55% भी मिल सकता है और जिसकी घोषणा सितंबर में होगी। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।